फिर जब यस हम बम्बई में उस समय लगभग 2000 के साल के अंदर हमारे वहाँ की एक डेप्यूटी मेयर थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो आबू पे घूमने आए थे। अच्छा। और हमारे साथ में कांटेक्ट हो गया कोई भी सेंटर, तो ग्लोबल अस्पताल जाके देखा उन्होंने और उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो जब वापस आए तो जो हमारी अब BSCS अस्पताल है उसका मकान बन गया था, बिल्डिंग खड़ा हुआ था। हाँ, चल रहा था लास्ट स्टेज में, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि हमारे फंड्स अभी इस नया अपॉइंटमेंट्स नहीं करने का, कि उनका सिस्टम होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये अस्पताल का जो मकान है हम कोई भी संस्था को चलाने को देंगे और उनका जो 20% फ्री होता है। तो इस तरह से उन्होंने ये मकान ऑफर किया था। तो दो संस्थाएं उसके पहले हमारे पहले उन्होंने देखा था। एक तो थी जो हमारे क्या है नाम, जो बाप्स क्या क्या कहते हैं, स्वामीनारायण तो नहीं? हाँ, स्वामीनारायण, हाँ, स्वामीनारायण जी, स्वामीनारायण को ऑफर किया था। तो स्वामीनारायण का उस समय क्या हुआ था, 2000 के साल में कच्छ में भूकंप आया था। तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा हम लेंगे यदि आप पैसा देंगे चलाने का। अच्छा। क्योंकि हमारा तो यहाँ काम चल रहा है सब कच्छ के भूकंप के अंदर नए घर बनाने में। तो कॉर्पोरेशन ने कहा कि हमारे पास पैसे होते तो हम आपको क्यों देते। तो फिर उसका नहीं हुआ। फिर दूसरे एक संस्था को भी दिया, उन्होंने क्या हम नहीं चला पाते हैं। तो फिर इस तरह से आपको चांस मिल गया। तो ये हमारे जो भाई साहब आए थे यहाँ, डेप्यूटी मेयर डॉक्टर बारोट नाम था उनका, डॉक्टर राम बारोट, अभी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर राम बारोट हमारे एक डॉक्टर भूसाले थे, बीके, वो जे अस्पताल में प्रोफेसर थे और बाद में डीन भी थे। तो फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड थे। तो उनको जानते होंगे, पहचान थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी संस्था को यदि इंटरेस्ट है तो डॉक्टर भूसाले ने वेलेपाले सेंटर को फोन किया। तो उस दिन मैं वहाँ बैठा था योगेरी बहन के साथ। तो फोन आया तो योगेरी बहन ने कहा कि मेरे से बात करने का। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात किया। तो उन्होंने कहा एक अस्पताल बनी हुई है अंधेरी में, आप जाके देखें, वो लोग आपको देने को उनका वो ढूंढ रहे हैं कोई लेने के लिए। और डॉक्टर साहब ने जो मेयर है, डेप्यूटी मेयर, उन्होंने रेकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने आपकी अस्पताल देखी हुई है। तो फिर बारिश का टाइम था, सुबह में मैं तो पहले काम ये किया, सीधा गया अस्पताल को देखने के लिए। 7 मंजिल का मकान था, सब काम चल रहा था, तो मर्ड था सब। तो उसमें से जाके मैंने 7 दादर चढ़ के ऊपर टेरेस पे चला गया। तो मैंने देखा कि अंधेरी स्टेशन मैंने सेंट्रल पार्ट के अंदर ये इतना सुंदर मकान बना हुआ है और वो देने को चाहते हैं। बहुत मेन एरिया हो तो, हाँ, बहुत मेन एरिया स्टेशन में। तो फिर मैंने तो कहा ये तो अब हमको बहुत अच्छी ऑफर है, हमको कुछ तो कैसे भी करके लेना है। फिर उस ऐसे ऑब्स्टेकल्स बहुत होते हैं, पर बाबा कुछ ना कुछ रास्ता बताता रहता है। तो उस टाइम क्या था, वो जगह प्लॉट कॉर्पोरेशन का था। ये जो मकान के लिए कुछ 6-6.5 करोड़ रुपए खर्चा किया था, वो बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी। अच्छा। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी बॉम्बे में। तो उन्होंने उनको चैरिटी करना था। तो उन्होंने कॉर्पोरेशन को कहा कि हमें जगह दो, हम मकान बनाएंगे। तो उन्होंने इस जगह पे एक छोटा नर्सिंग होम था पहले, वो तोड़ा और उसके ऊपर ये मकान बनाया एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो उनके ड्राइंग के हिसाब से इन्होंने मकान बनाया। तो उन्होंने देखा कि अभी ये मकान बन गया और ये लोग मकान लेने को अस्पताल बनाना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको यहाँ अस्पताल ही करना है, क्योंकि बाजू में ऑफिस थी। तो क्या ऑफिस का बिल्डिंग हो जाता था। तो वहाँ के उनके जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अस्पताल के लिए बनाए, अस्पताल को किसको। तो उनका इंसिस्टेंस था कि देने का। तो हम लोग फिर उनके पास गए और उनमें से 3 डायरेक्टर्स अपना आबू आए और अपना अस्पताल देखा। अच्छा। और उनको अच्छा लगा कि हमारी संस्था अच्छी है। संस्था क्या, वो भी किसी को जानते नहीं थे।
तो ऐसे एक हर्डल पास हुआ। फिर कॉरपोरेशन में पास होना मांगता है। कॉरपोरेशन में 17 पॉलिटिकल पार्टीज थी जी। तो वो सबका एक मीटिंग होता है, उसमें ही पास होना मांगता है जी। तो जब हमको ऑफर किया तो हमने क्या कहा, जिन्होंने हमारा पहला रिपोर्ट बनाया था माउंट आबू का, हाँ। उसी कंपनी को बुलाया। अच्छा। और कहा कि आप हम इसका भी रिपोर्ट बना। तो उन्होंने मैंने कहा अस्पताल चला ही नहीं है, लेकिन इतने साल तो मैं आपका जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर दूंगा। तो ऐसे हम 4 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। अच्छा। और उसके अंदर उसने जो भी प्रश्न पूछे उसके मैंने मेरे हिसाब से उत्तर दिए। फिर हिसाब निकाला कि यदि आपको 20% फ्री तो देना ही है तो आप चला पाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने उनको कहा कि 20% के अंदर तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, लेकिन अपने को तो मकान पूरा लेना है तो हम ज़्यादा ऑफर करें उनको, 1/3 ऑफर कर दे, 33%। जी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हिसाब लगाया, उन्होंने कहा पहले साल में 75 लाख का लॉस होएगा जी, अब 33%। तो हमने कहा अभी इतना रेज करना है, इतना बड़ा मकान है जी, सही है, तो हम कई करोड़ हिम्मत करेंगे। बाबा ने कहा ना, तो हमने हिम्मत किया जी, क्योंकि सर मुझे मालूम था कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें लोग मदद करेंगे अच्छा काम के लिए। हमारे लिए तो कोई पर्सनल तो था नहीं जी। तो इस प्रकार से नक्की किया और फिर सब पॉलिटिशियंस के पास, हमारी योगिनी बहन बहुत लोगों के पास गई और सबको साथ में रखा क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन ले तो अटक जाए। बराबर। और फिर क्या हो गया, उस समय इलेक्शन का, वो कॉर्पोरेशन का 5 साल पूरा होता था और इलेक्शन आने वाला था जी। तो वो इलेक्शन के उसके पहले उनको ये खत्म काम करना था। तो लास्ट मीटिंग में अपना पास हो गया। हाँ, तो इस तरह से अपने को अस्पताल पूरी मिली। और इलेक्शन के बाद में कुछ मई महीने के अंदर हमको कहा कि आप ले लो। फरवरी में इलेक्शन गया, बहुत बढ़िया। और फिर हम लोगों ने उसका May 1 को उद्घाटन किया। दादी प्रकाश मणि जी थी, निर्भय भाई भी आए थे और पूरा बम्बई का माहौल भी बहुत अच्छा था। लगभग 10,000 लोग थे। अच्छा। स्टेडियम के अंदर उद्घाटन किया था, बहुत बढ़िया। और बहुत चीफ मिनिस्टर भी आए थे, सब ट्रस्टीज आए थे, कमिश्नर आए थे। तो इस तरह का से एक बहुत उत्साह भरा वातावरण के अंदर हमने यह अस्पताल का। और फिर मुझे बम्बई तो मेरे लाइक अ बैक ऑफ माई हैंड था, क्योंकि मैं वहाँ पूरा जीवन वहाँ था। नानावटी अस्पताल में कैंसर डिपार्टमेंट मैंने बनाया था, तो मुझे मालूम था क्या क्या करना। सही बात है, पुराना बहुत हॉस्पिटलों का। तो मैन पावर सपोर्ट वहाँ तो ऐसा है ना, एक मांगेगा तो 5 मिलेंगे आपको, तो आपको सिलेक्ट करने का है। तो इस तरह से हमने अच्छे डॉक्टर सिलेक्ट किए। हमारे बीके भाई बहनों ने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि जिनको स्टाफ में आना था वो भी आ गए। तो ऐसा वातावरण के अंदर स्पिरिचुअलिटी अच्छा है। वैसे वो हॉस्पिटल तो काफी, और हमारी योगिनी बहन भी बहुत उत्साही थी जी, और बहुत कैपेबल थी। तो हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। और बाबा ने करवाया, कराने वाला तो वही है। सही है। लेकिन वो काम अच्छा हो गया और अस्पताल तो बहुत अच्छा चला। सेवाएं। भाई साहब, आपने दादी की बात की, दादी प्रकाश मणि की। दादी प्रकाश मणि तो आपको बहुत मानती थी, कभी भी क्लास में सीधा उठाते, अशोक भाई आओ। कई बार आप पीछे आके बैठते थे तो बोलते नहीं अशोक भाई आप आगे आओ। क्लास के बीच में जैसी नजर पड़ेगी तो बुलाएगी आगे, नहीं आप आगे बैठो। तो दादी बहुत आप प्यार करते हो। कोई दादी के साथ कोई अनुभव आपके पास हो कोई बड़ी? मुझे तो सब दादियों के इतने अनुभव है जी, उनका इतना प्यार पाया जी, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया जी, जो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कहीं और भी मिल सकता था जी, हृदय का प्यार और इतना। तो हमारी गुलजार दादी, एक ही दादी ऐसी थी, मुझे डॉक्टर जी कहती थी जी। अच्छा। इतने सालों में किसी ने मेरे को डॉक्टर जी नहीं कहा, दादी हमेशा मुझे डॉक्टर जी कहती थी जी। तो दादी के साथ में ट्रैवल करने का भाई बहुत मौका मिला, क्योंकि 95 में दादी को कुछ कैंसर की असर वापस हुई थी। तो उस समय हम यहाँ ट्रीटमेंट करके बाद में अमेरिका भी गए थे साथ में, उनके साथ में। और मैं समझता हूँ कि दादी बहुत प्यार से चला देती है हमको। और कहती थी, जब हम ट्रैवल करते थे तो जब प्लेन में बैठते थे तो मैं तो 5 मिनट में सो जाता था, आँख बंद करता था, नींद आ जाती। तो दादी कहती थी कि आप
सो जाते, हमको तो नींद नहीं आती प्लेन के अंदर। तो बस उनके साथ में हम जब लंदन में थे तो एक बहुत अच्छा, लंदन में दादी जानकी ने दादी को कहा था कि हमें यहाँ एक क्या बोलते हैं उसको, एक सेंटर बनाना है जहाँ सब लोग आते हैं, ग्लोबल इनर स्पेस। इनर स्पेस, तो इनर स्पेस बनाना था। तो उस समय 3 दुकानें और बेसमेंट अवेलेबल थे जी। ये बस अच्छी जगह में थे जहाँ बड़ी शॉपिंग होती थी। तो रीजन स्ट्रीट कहते होते। तो दादी जी के साथ हम रीजन स्ट्रीट में गए। अच्छा। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि वो रीजन स्ट्रीट में मैं जाता था अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए। अच्छा। और वो फिर सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहन के उस स्ट्रीट में चलने का। और फिर दादी जी के साथ दादी जी को उसके लिए बुलाया था कि 3 दुकानें इनर स्पेस है, उसमें से कौन सी वाइब्रेशन अच्छी है तो आप बताएंगे, वहाँ हम जाएंगे। तो दादी गई, खड़ी रही और एक उसमें से सिलेक्ट कर। तो दादी जी का ऐसा बहुत प्यार, बहुत पालना है। हर जहाँ भी जाते थे, जैसे दादी जी को वहाँ लेके गए थे अमेरिका के अंदर, सैन एंटोनियो में। सैन एंटोनियो में हमारी हंसा बहन रावल डॉक्टर है, वो सेंटर चलाती है। सबसे पहला सेंटर वहाँ था अमेरिका के। और वो आर्मी में भी थी। तो आर्मी में पैथोलॉजिस्ट थी। तो सैन एंटोनियो की जो आर्मी अस्पताल है ये सबसे फेमस है ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। कीमोथेरेपी उसके अंदर उस समय वर्ल्ड के, आज भी सैन एंटोनियो हर साल वहाँ ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्राम होता है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड से लोग जाते हैं जी। अच्छा। तो उस अस्पताल के जो डॉक्टर थे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, उनकी ओपिनियन के लिए हम गए थे। दादी जी को कुछ दोबारा हुआ था, फिर यहाँ ट्रीटमेंट किया। तो सब ने कहा नहीं अभी यहाँ तो किया और आप अमेरिका आओ। तो हंसा बहन ने इंसिस्ट किया कि आप यहाँ आओ। जर्मनी वाले कहते थे आप जर्मनी में आओ। तो फिर हम लोग सैन एंटोनियो गए थे। तो जब हम पहुँचे और दूसरे 2 दिन के बाद में हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर साहब के साथ जी। और दूसरे दिन सबको भोजन पे बुलाया था, रात को डिनर सेंटर में जी। तो वहाँ के जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के हेड थे और वहाँ के जो आर्मी के चीफ थी और अस्पताल के सब लोग आए थे। और दादी जी के साथ करीब 1 घंटा सबने इतनी बातें की जी। और बहुत प्यार से दादी सबसे बातें की। और फिर दूसरे दिन हम लोग ओपिनियन के लिए गए। तो पहले पेपर सब भेजे थे। तो डॉक्टर साहब ने देखा 5 मिनट के अंदर आपका जो हुआ है बरोबर है, आपको भी इसी ट्रीटमेंट पे चालू रखना है। तो इस तरह से हम उनकी सेवा हुई, बहुत अच्छी सेवा हुई। भाई साहब ये भाग्य है आपका भी, सब दादियों की सेवा तक की, लेकिन बाबा का रथ की आपने बहुत सेवा की। उसके बाद बाबा, उस टाइम तो ब्राह्मणों में हलचल हो गई थी कि दादी को कैंसर हो गया और बाबा का आना होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन दादी को आपने ऐसे रिकवरी करके फिर से खड़ा किया कि उसके बाद 2017 तक दादी पे कंटिन्यू बाबा का ऐसा हुआ। 94-5 की बात है ना भाई साहब? 1988 में ऑपरेशन हुआ। फिर दादी को 93 में कुछ हमने MRI और CT स्कैन निकालते थे जी। तो कुछ गांठें दिखाई पड़ी जी। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद भारत में TB बहुत होता है जी। तो थोड़े दिन देखा कि क्या होता है, तो कुछ बढ़ी। तो फिर चेक किया कि उसके अंदर सुई डाल के उसका चेक करना चाहिए। जब नानावटी अस्पताल में चेक किया तो जब रिपोर्ट आया तो वो लोग ने मेरे को बहुत ताबड़तोड़ फोन किया कि भाई ये तो पॉजिटिव है। हम सोचते थे ये TB है। तो कहा कि नहीं ये तो पॉजिटिव है, कैंसर है। तो फिर हम भी जरा हल गए कि भाई अभी क्या करना। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी की राय ली, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की राय ली। और मैं तो ऐसे तो फिर हमारा रेडिएशन वाला डॉक्टर कहता है कि हम रेडिएशन चालू करते हैं। और फिर मैंने कहा नहीं ये सिस्टमिक डिसीज़ है, मैं ना शरीर में और भी फैला है तो उसको बेस्ट है इसके हम उसको मेडिकल ऑन्कोलॉजी में ना दवाइयाँ दे। उस समय भारी दवाइयाँ होती थी, बाल निकल जाते थे, शरीर में बहुत वीकनेस आ जाती थी। लेकिन हिम्मत किया, दादी ने भी बहुत सहयोग दिया और हम लोगों ने फिर नक्की किया। और एक डॉक्टर अडवाणी थे, उनका भी ओपिनियन लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी करेंगे। तो इस तरह से दादी को वहाँ रखा और 6 महीना दादी रही सेंटर में जी। और बहुत वीक हो गई थी, लेकिन
ट्रीटमेंट पूरा किया स्वस्थ हो गए बाबा। और सब जिसे उसका पूरा कैंसर गल गया। ऐसा रिस्पॉन्स मैंने अभी तक नहीं देखा। जी और उसके बाद में 25 साल तक अच्छी रही दादी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ 95 से जी जी 2021 तक। वही मैं बोला बहुत। तो और फिर दादी की सब मुरलियां बरोबर चली बिल्कुल, 95 के बिल्कुल। बाद में जी 2017 तक। जी और वही दादी बहुत बड़ा भाई साहब यज्ञ के लिए बहुत आपने सही टाइम पे बाबा ने आपको निमित्त बनाया और आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट एक दादी को खड़ा किया। तो काफी दुआएं आपके ब्राह्मण परिवार की भी आपको है। हम तो खुश नसीब हैं कि हमको बाबा ने चुना, क्योंकि ऐसा भाग्य कहाँ मिलता। जी जी बिल्कुल। तो जब मैं यहाँ दादी प्रकाश मणि के पास गया था, बहुत प्यार से दादी इतना प्यार देती बहुत थी। प्यार करते हैं आप। मैं और देखता था ना, मैं वहाँ माउंट आबू था पहले। ऐसा था, हम सब हमारे घर में हमारी बेटी यहाँ के रही, जी हाँ वो 2-3 महीना साथ में रहती थी यहाँ। जी यहाँ क्योंकि वो जो नक्शा बनाती थी उस टाइम कंप्यूटर्स तो थे नहीं, नहीं तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसी बनाती में थी। बनाती है। हमारे कृष्णकांत भाई के घर पे रहती थी जी जी और डाइनिंग टेबल पे बनाती। जी तो यहाँ रही, तो ज्ञान में पहली वो चली जी सबसे। अच्छा और फिर हम तो सेंटर में जाते थे, लेकिन हम शाम को थोड़ा टाइम जाते थे, मुरली के पॉइंट्स सुन के चले जाते थे। बहुत बिजी रहते बिजी थे लाइफ थी बहुत आपकी। हाँ, उस समय कुछ इतना ख्याल भी नहीं था कि बाबा का ज्ञान इतना महान है। फिर तो दादी जी बहुत प्यार से चल रही थी। कभी कभी बुला लेती थी, सब दादियाँ भोजन करती होती, तो एक बार मैं चला गया तो बोला नहीं आप हमारे साथ बैठो अभी। जी फिर स्वीट डिश मैंने उतना प्यार से जी चला दी। भाई साहब एक ऐसा- लास्ट क्वेश्चन आपसे है, मैं जो जानना चाहता हूँ पब्लिक दुनिया को लेके भी, ये कैंसर से जागरूक कैसे रहे व्यक्ति, जैसे बहनें भी है, कई भाइयों को आजकल बहुत कैंसर हो रहा है लोगों को, अभी ऐसा क्या है, कारण है उसका और क्या हमें करना चाहिए? अभी दुनिया के अंदर जी ऐसा माना जाता है कि जैसे उम्र बढ़ती है जी तो कैंसर होना है। अच्छा तो आपको 35 साल के बाद जी या 30 साल के बाद आपको हर साल एक बार चेकअप कराना चाहिए। अच्छा अभी हमारे देश में तो कोई कराता नहीं है, 1% लोग भी नहीं कराते, 100 में से 1 या 2 कराते होंगे, वो डॉक्टर्स भी नहीं कराते हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि थियोरेटिकली बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम लोग। तो इसका चेकअप कहाँ होना चाहिए? कैंसर हॉस्पिटल में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? नहीं, चेकअप तो अभी ऐसा है, आप डायग्नोस्टिक सेंटर पे कहीं भी जाके कर सकते हैं, जी क्योंकि बहुत करके तो इमेजिंग होता है आज, जी जैसे सीटी स्कैन, MRI या सोनोग्राफी, जी इससे शरीर का हर ऑर्गन को देखा जाता है। पता चल जाता अच्छा, ब्लड टेस्ट करते हैं, बहुत ऐसे टेस्ट होते हैं उसमें, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है तो एक मार्कर होता है वो ऊपर जाता है, है। अच्छा बहनों में ओवरीज का कैंसर होता है तो एक मार्कर ऊपर जाता है। जी ऐसा कई मार्कर्स हैं अभी। तो अभी तो डायग्नोसिस बहुत सिंपल हो जाता है, और चेकअप करते हैं वो डॉक्टर्स भी होशियार होते हैं, तो जो उनका क्वेश्चन होता है उसमें से पता चल जाता है कि आपको वजन कम हुआ है, या भूख कम लगती है, या खांसी आती है, या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उसका कोई होता ना है। कोई प्रॉब्लम आता है बॉडी में। तो समझो अभी आप सिंपल टेस्ट लाइक स्टूल का टेस्ट करते हैं, तो स्टूल के अंदर ब्लड दिखाई पड़े तो इमीडिएटली मालूम पड़ता है कि कुछ उसका प्रॉब्लम है, जी तो उसको अंदर से नली डाल के देख लेते हैं। अच्छा तो इस तरह से माना यदि उसका आप पता जाए चल जाता है, और माना फर्स्ट स्टेज में पता चलता तो उसका इलाज हो जाता हाँ ऐसा है, यदि आप भी जाए चेकअप के लिए, है। जी पहली बार जाए दूसरी बार जाए, तो आपको पता चलता है कि आपको क्या देखना है खुद के लिए। जी बिल्कुल जैसे हमारी बहनों के लिए तो हम 2 कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं। जी एक तो गर्भाशय का, मुख का कैंसर, पहले ये तो शादीशुदा में होता था, और हमारी बहनों में सबसे ज़्यादा स्तन का कैंसर होता जी वो ज्यादा हो है, रहा है। और गर्भाशय का जो हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, और ओवरीज का, ये 3 कैंसर बहनों में ज़्यादा होता है। एक बहनों के ऑर्गन्स है भाई साहब कई बहनें शर्म के मारे चेकअप हाँ, नहीं कराती है और फिर वो बढ़ जाता ये है। हकीकत है। जी और दूसरा ऐसा है ना कि जब तक आप चलते तो चलाते हैं, जब तक गाड़ी अटक जाती है तब जाके चेकअप करवाते हैं। और सबको सुविधा भी नहीं होती, छोटे गांवों में, छोटे शहरों में, हमारे सेंटर्स तो सारे भारत में है, तो उनके पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती। समझो आप बम्बई में है, कलकत्ता में है, बड़े शहर में, दिल्ली में, मद्रास में, तो ठीक है, क्योंकि अभी ये जो पिछले 25 साल के अंदर रेवोल्यूशन हुआ है हेल्थ के अंदर, हर छोटे शहर में भी
सब फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, आजकल हाँ, लेकिन हर चीज का कॉस्ट भी होता है और अवेयरनेस भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि चेकअप ये बहुत जरूरी है। जैसे तो आपने यहाँ पर एक कैंप लगाया था, स्पेशल टीम बुलाया था, हाँ, तो कई बहनों करने से उसमें कितने पेशेंट निकल आए, हाँ, उस बिल्कुल मालूम ही नहीं था। ऐसा हुआ कि हम लोग ने सोचा कि जो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जी, मैंने टाटा अस्पताल में एक डिपार्टमेंट है, वो चेकअप को प्रमोट करता है जी, प्रिवेंशन के लिए। जी, तो हमने उनको बुलाया था। हाँ बुलाया था। हमने बहनों को खास करके ब्रेस्ट कैंसर के जी, लिए जी, चेकअप किया। तो उसमें से 500 में से 3 बहनों को उस टाइम निकला पिकअप था। हुआ था। जी, तो फिर उसके वही पायलट प्रोजेक्ट था कि भाई हम कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। जी, फिर नक्की किया कि ऑन बेसिस ऑफ दैट वो छोटा पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट किया है। जी, एमी वाटमल सैनिटोरियम ट्रस्ट है, जी, उन्होंने सपोर्ट किया है। अच्छा, और ब्रेस्ट के लिए पूरा सब फैसिलिटी क्रिएट किया है। तो कैसे कि बहनों को एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट वो सिखाया जाता है। जी, फिर उनको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी जाती है। जी, फिर उनका टेस्ट हिस्ट्री लेते हैं, जी, फिर उसकी जांच करते हैं, जी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और प्लान किया है। जी, तो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ट्रेंड, जैसे किसी को भी ट्रेनिंग हम दें जी, तो वो सारे भारत में ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स बोलते ये हैं, होना हम हमारी चाहिए। बहनों को तैयार कर सकते हैं एक 15 दिन के अंदर। ये होना चाहिए हाँ, वैसा। तो वो अभी कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल। सितंबर का फर्स्ट वीक में उसका उद्घाटन ओके, होगा। थैंक यू। तो ये तो एक क्लिनिकल हो गया। फिर उसका मेमोग्राफी, जिसको एक्सरे मेमोग्राफी कहते हैं, वो करते हैं। फिर उसका एक है सोनोग्राफी, मैंने अल्ट्रासाउंड से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वो मशीन लाया। जी, और तीसरा है हम उसको टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर से जी, उसका होता है, पता चलता है। हाँ। तो इसका स्पेशल कैमराज आते हैं। और वो क्या है, एआई बेस्ड, उसको नाम तो मैं भूल गया उसको, वो जो कंपनी है जी, वो कैमरास बनाती है। जी, वो लड़ाई के अंदर वापरते, टेम्परेचर डिफरेंस मालूम पड़ता है। जी, जी, तो कैमरा के सामने पिक्चर्स लेते हैं ब्रेस्ट के, जी, और फिर उसको अपलोड करते हैं। जी, तो क्लाउड क्या, हाँ। तो उनके पास एआई बेस्ड होती है, मिलियंस ऑफ इमेजेस होता है, उसके साथ में मैच करते हैं। अच्छा, और 20 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट और फोटो भेजते हैं। 20 मिनट में हो जाता है। हाँ, 20 मिनट। अभी टेक्नोलॉजी, बहुत ये एआई टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी अपने बेंगलोर में भारत में डेवलप हुई है। ओह गुड। हाँ, अभी लोग उसको मानने को राजी नहीं है, पर ये हमारा नो टच टेक्निक है। मैंने आप सामने कैमरे के सामने बैठना है, बहन तस्वीर लेती है, ऊपर जाता है और आपको रिपोर्ट आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो मेमोग्राफी के अंदर क्या है, मशीन के अंदर दबाना पड़ता है भैंस को, तो जरा दर्द भी होता है। जी, और बाकी सोनोग्राफी करते हैं, उसको सोनोग्राफी उसको एक्सपर्ट होनी चाहिए। जी, तो ये सब जी, ये तीनों टेक्नोलॉजी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। और फिर क्या है, जैसे हम मानते हैं हमारे बस 30,000 हमारी डेडिकेटेड सिस्टर्स है। तो हर साल में हम 15,000 बहनों को देखेंगे। तो दिन की 50 बहनों को चेकअप करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए पूरा सेटअप बनाया है। और हाँ, एक एक जोन को बुला सकते, जैसे बहनें सब आती है यहाँ, कुछ पट्टी में आती है, या प्रोग्राम में आती है, या बाबा को मिलने में आती है, अकाउंट्स में आती है। तो एक साल में एक बार तो सबको आना यहाँ होता है। तो उनको कहीं जाना नहीं है। बाजू में हमारे शांतिवन के बाजू में जो मोदी हॉस्पिटल है, वहाँ इसका सेटअप हुआ है। बहुत अच्छा, छोटा सेटअप है, लेकिन बहुत व्यवस्थित किया है। और सिस्टम सब। भाई साहब, कई बार क्या होता है, आप बोले चेकअप करना चाहिए, तो कई छोटे जैसे लोकल हॉस्पिटल में चेकअप करते हो, डॉक्टर लोग भी डरा देते बहुत, टू मच, और टू मच खर्चा ही बताते और एकदम पेशेंट को। तो उसके ये तो बाबा के घर में है, ये तो बाबा हमारी बहन है जो चेक करेगी, कोई मेल नहीं है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन पब्लिक के हिसाब से वैसे होता है। और ऐसा है, जब भी कुछ भी चीज शुरू करते हैं तो कुछ शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगे और हम सॉल्व करेंगे बैठ के। और यहाँ बायोप्सी भी कर सकेंगे, ब्लड टेस्ट भी कर सकेंगे। तो इसमें भाई साहब भाइयों का भी आप कर सकते चेक, ऐसा कुछ? मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम यदि चालू हो गया अच्छा तरह से, तो जैसे अस्पताल
जीवी मोदी का है, वो पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे फ्री भी हॉस्पिटल कर सकते हैं, हाँ। बहुत सारा सेटअप। क्योंकि वैसा वैसा है ना, हमारे भाई लोग भी सेवा में व्यस्त रहते सब भी। और आपने जैसे बोला 40 के बाद एक बार चेकअप करना चाहिए साल में या 2 साल में, तो एक बार उनका भी हो जाए तो वो भी निश्चिंत हो जाए। ऐसे कोई जैसे हमारे मधुबन की इस साल 2-3 भाई कैंसर से चले गए, और एक अभी सीरियस है कृष्णा करके, क्या ज्ञान सरोवर का। कृष्णा भाई। हाँ, तो इस तरह भाइयों को पता ही नहीं चलता, अचानक बढ़ जाता है फिर वो। तो ऐसा है, होती है छोटी गांठ होती है तो समझते हैं छोड़ो भी क्या पूछना, और फिर जब बड़ी होती है तो तकलीफ होती है। मैं समझ सबसे अगत्य का वो है कि आपका हेल्थ रिकॉर्ड कंप्यूटर में रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या है, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो पीछे देख सकते हैं जी कि उसको 1 साल के पहले कैसा था, 2 साल के पहले कैसा था, तो तब तो पिकअप इजी होता है। और आप यदि एक दो बार चेकअप के लिए जाएंगे तो आपको भी पता चलता है कि वो क्या चेकअप करते हैं, क्यों चेकअप करते हैं। बिल्कुल। तो आपको भी इमीडिएटली पता चलेगा कि मेरे को कुछ खाने में दिक्कत होती है तो कहीं यहाँ प्रॉब्लम है। यदि भूख नहीं लगती तो आप समझेंगे कि नहीं कुछ पेट का बीमारी है, तो आप इमीडिएटली चेकअप कराएंगे। और हमारे पास बाबा के घर के अंदर सब फैसिलिटी है, सब है। आपके पास सीटी स्कैन है, MRI है, मेमोग्राफी है, डॉक्टर अच्छे हैं, डिजिटल एक्सरे भी अच्छे हैं, सब अच्छे, एंडोस्कोपी से सब है। आजकल तो सब अच्छी मशीनें हैं ग्लोबल में भी सब प्रकार से। नहीं, हमें हमारे ऊपर ही भरोसा रखना है। जी बिल्कुल। लोगों के ऊपर भाग के यहाँ वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। जी। जो भी जरूर है वहाँ क्रिएट करना चाहिए। हम सेल्फ सफिशिएंट, बाबा के घर में देखिए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, भारत के 20-20 हज़ार लोग आते हैं जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी देखते तो उनको भी लगता है कि हमारी संस्था नहीं है जी। तो मैं समझता हूँ हमारे पास सब है जी, और कराने वाला बाबा है। भाई साहब, आपने बाबा ने आपको निमित्त बना है, आपने इतने हॉस्पिटल शुरू करवाया, इतने लोगों को इलाज भी कराते और प्रेरणा भी देते, और ये अगर एक शुरू हो जाएगा आपका यहाँ मोदी हॉस्पिटल में कैंसर का, तो कई आत्माओं की दुआएं आपको मिलती रहेगी, और ये अच्छा कार्य आप जरूर कीजिए। और यहाँ की इस एरिया में भी एक लाभ और भी लोगों को पता, वो भी लोग चेकअप के लिए आ सकते। भाग्य बनाने वाला बाबा है जी जी। मेरे बाबा ने एक बार कहा था जी, बाबा से मिलने गए थे जी पहली बार जी, तो कहा उठाओ कलम खींचो लकीर, जितनी चाहे उतनी लंबी खींच सकते हो। बहुत अच्छा जी, बाबा के एक शब्द से ऐसे टच होते हैं, आज ही याद करते हैं तो आंख से पानी आते हैं जी जी, कि हम कितने भाग्यवान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपने काफ़ी जानकारी दी हमें, और कई लोग उसको जानकारी सुन के उनको भी आगे के लिए वो भी ऐसा माना एक्टिव रहेंगे इस बात में। आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ बात करने की जी, अच्छा लगा भाई साहब। आपसे तो ऐसे मिलते थे लेकिन इतना डिटेल में कोई बात नहीं हुआ। 1-2 बार मैं BSc से आया था, थोड़ा ऐसे चर्चा हुई थी, ज्ञान चर्चा आपसे, क्योंकि मैं हर दादी डे के बाद आता था वहाँ डॉक्टर को गिफ्ट देने, अभी भी जाता हूँ, हर साल में एक बार जाता हूँ, तो आपसे मिलना होता ही रहता था वहाँ पर भी। तो अच्छा लगा भाई साहब आपसे सब बात। थैंक यू भाई साहब।